चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है खाद्य संसाधन पशु पढ़ रहे थे। खाद्य संसाधन पशु में हम लोग पढ़ रहे थे। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, खाद्य संसाधन पशु का पार्ट 2। और कल हम लोग दूध स्राव काल तक पढ़ लिए थे। कहां तक पढ़ लिए थे? दुग्ध स्राव काल तक। यानी कि दूध जो देने की जो है कैसे कैसे देता है ना, धेनु, बकेनु, बिसुखी, तीनों के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को कल बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आपको दूध चाहिए, आपको जानवरों से क्या चाहिए? मुस्कुराओ कम। आपको दूध चाहिए जानवरों से, है कि नहीं? तो उसके लिए सफल प्रबंधन की जरूरत है, यानी कि कह सकते हैं दुधारू पशुधनों का सफल प्रबंधन। दुधारू पशुधनों का सफल प्रबंधन। दुधारू पशुओं का, है ना, दुधारू पशुओं का सफल प्रबंधन। थोड़ा इस पर देखेंगे ध्यान से। दुधारू पशुओं का सफल प्रबंधन, इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? देखिए देखिए देखिए, पशुधन से पर्याप्त मात्रा में हम लोग क्या चीज निकालते हैं भाई? तो उन्हें हम लोग दूध की प्राप्ति करते हैं। तो दूध की प्राप्ति करने के लिए उनको आहार चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो पशु को कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए? आपको वसा चाहिए तो उसको नहीं चाहिए? आपको प्रोटीन चाहिए तो उसको नहीं चाहिए? सब चीज चाहिए। सभी पोषक तत्व उनके लिए बहुत जरूरी है। तो दुधारू पशुओं का सफल प्रबंधन करने के लिए क्या लिखेंगे? पशुधन से पर्याप्त उत्पादन के लिए, पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें, है ना, ऐसा आहार देना होगा जिससे वे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सके। यानी कि दुधारू पशुओं का सफल प्रबंधन में क्या देखना होगा? इनके लिए पौष्टिक आहार। इनके लिए क्या देखना होगा? पौष्टिक आहार। अगर पौष्टिक आहार इनको नहीं दीजिएगा तो ये दूध का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। पौष्टिक आहार बोले तो किसको पौष्टिक आहार बोला जाता है? वैसा भोजन जिसमें, है ना, जिसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, है ना, खनिज चाहिए, खनिज लवण चाहिए, है ना, और साथ ही पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता भी चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए और पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए? जल। क्या चाहिए? जल। ये बहुत जरूरी है ना। अगर आपको उनसे उत्पादन चाहिए तो, उनसे दूध की प्राप्ति चाहिए तो, या उनसे आपको किसी भी चीज की प्राप्ति चाहने के लिए आपको इन सभी चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा होने चाहिए। इसीलिए हम लोग देखिएगा, पशुधन को हम लोग आहार के दृष्टिकोण से 3 भाग में, आहार को उसको 3 भागों में बांटते हैं। पशुधन का मतलब क्या है? जो पशु से हम लोग धन कमाते हैं, दूध बेच करके या दूध खा करके, है ना, गोबर से उपला बना करके, या उनसे जो है से चमड़े से हम लोग किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करके, है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि पशुधन आहार को 3 भागों में बांटा गया है। इनके आहार को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। इनका जो आहार है, आहार को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। 3 भाग में कौन कौन से आहार आते हैं? तो एक है रुक्षांश। क्या है? रुक्षांश। रुक्षांश बोले तो जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं वो। एक है सांद्र पदार्थ। एक क्या है? सांद्र पदार्थ। एक होता है सांद्र पदार्थ, और जो तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेयजल। क्या चाहिए? पेयजल। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, रुक्षांश। रुक्षांश से उन लोगों का क्या है कि पर्याप्त मात्रा में तो सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन हाँ, उनका पेट जरूर भर जाता है। रुक्षांश से क्या हो जाता है? उनका पेट जरूर भर जाता है। रुक्षांश बोले तो कौन कौन सा चीज? तो रुक्षांश बोले तो आदमी देखिए, जानवरों को भूसा खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? भूसा खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? और क्या खिलाते हैं? चारा। चारा तो इनको बहुत चाहिए यार, क्योंकि देखिए चारा इनको कैसा चारा चाहिए? तो इनको सूखा चारा भी चाहिए और हरा चारा भी चाहिए। हरा चारा इसलिए चाहिए ताकि इनको विटामिन ए की प्राप्ति हो सके। चारा से इनको क्या चीज मिलता है ना? विटामिन ए की प्राप्ति होती है। क्या चीज की प्राप्ति होती है? विटामिन ए की। और विटामिन ए जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए नहीं रहेगा तो उनको वो आंख से देख नहीं सकते हैं। और चारा की मात्रा कम से कम चाहिए तो 15 से 20 kg।
एक गाय भैंस को कितना चाहिए? 15 से 20 केजी चाहिए। साथ ही इनको चोकर चाहिए। क्या चाहिए? चोकर। चोकर बोले तो अनाज उनाज का जो चोकर होता है वो, या फल्ली वगैरह चाहिए इनको, है ना। वो सब चीजों की इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और ये सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? रुक्षांश। क्या बोलते हैं? रुक्षांश, है कि नहीं। ये सब मोटा अनाज में आते हैं। और सांद्र पदार्थ में क्या आते हैं? तो सांद्र पदार्थ में इनको चाहिए पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्व चाहिए। सांद्र आहार के मतलब क्या हो गया? पौष्टिक तत्व वाला आहार। कैसा? पौष्टिक तत्व वाला। ये तो पेट भरने के लिए है। ये क्या चीज है? इनका लादा जो है सब भरा हुआ रहे। लादा माने पेट, है कि नहीं, भरा हुआ रहे, है ना। लेकिन सांद्र पदार्थ से पेट नहीं भरा जा सकता है, लेकिन पोषक तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। क्या चीज की प्राप्ति की जा सकती है? पोषक तत्व की प्राप्ति की जाती है। और इसकी मात्रा कम से कम प्रतिदिन गाय या भैंस को 4 केजी से 5 केजी चाहिए। कितना केजी चाहिए? 4 केजी से 5 केजी तक ये वाला आहार चाहिए। ये चाहिए 15 से 20 केजी, और ये चाहिए कितना? 4 केजी से लेकर के 5 केजी तक चाहिए। इसमें क्या क्या चीज आते हैं? तो देखिए, कोई तरह का अन्न आता है, जैसे आप लोग देखते हैं गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, या चावल का हम लोग खुद्दी जिसको बोलते हैं, टुकड़ा टुकड़ा वाला चावल, वो खिलाते हैं, है ना। चना वगैरह खिलाते हैं, है ना। कोई भी अन्य है, या किसी भी माने बीज जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी पौधे का बीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्र पदार्थ। बीज जो है, बीज का ये आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो बीज भी इनके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इनको सांद्र पदार्थ के रूप में नमक भी अलग से दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नमक वगैरह भी इन लोगों को दिया जाता है। और इस प्रकार से किसी भी जानवरों से अगर दूध की पर्याप्त मात्रा आपको चाहिए, तो उसके लिए ये सभी भोजन की आवश्यकता है। इसके बाद पेयजल का तो कहना ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए पानी जरूरी है, जानवरों के लिए पानी और बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर हम लोग बात करें तो पशुओं के आहार में स्वच्छ जल का होना बहुत जरूरी है। कैसा जल? स्वच्छ जल। स्वच्छ जल आपको पिलाना है। और स्वच्छ जल कितनी मात्रा में पिलाना है? तो आप समझ लीजिएगा, गाय हो या बैल हो, उसके लिए प्रतिदिन लगभग 27 लीटर से 36 लीटर पानी उन लोगों को चाहिए। कितना लीटर पानी चाहिए? 27 लीटर से लेकर के 36 लीटर तक पानी उनको प्रतिदिन आवश्यक है पीने के लिए। अगर वो पानी पीते हैं लगातार, है ना, तभी जो है जैसे दूध दे पाएंगे बढ़िया से। क्योंकि दूध क्या है? दूध में तो बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, है ना, और साथ में पानी है, तभी तो दूध का निर्माण हो रहा है। तो इन तीनों चीजों में आप लोगों को कमी नहीं करना होगा। अगर इसमें अगर आप कमी कर देते हैं, तो आपका जो है से जानवर की तबीयत खराब हो सकते हैं, है ना। जानवर आपका गड़बड़ा सकता है ना। आहार में अगर कमी कीजिएगा तो दूध के उत्पादन में कमी हो जाएगी, समझे कि नहीं। इसलिए अगर आपको किसी भी जानवर से दूध की प्राप्ति बहुत अत्यधिक मात्रा में चाहिए, तो इन सारे चीजों को उनको खिलाना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया सबको बात? तब हम इनके आहार और दुग्ध उत्पादन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आहार एवं दूध उत्पादन। देखिए, आप देखिए, इस बात को समझिए। हम एक बात आपको बताएंगे तो आप कहिएगा कि वाह, हमारे देश में जो है मवेशियों की संख्या, हमारे देश में जो मवेशियों की संख्या है, पूरे विश्व के मवेशियों की संख्या से अगर तुलना कीजिएगा तो 25% है। कितना परसेंट है? 25% है। बहुत है ना। 25% है। और दूध उत्पादन के माने जानवर बहुत ज्यादा है ना, अन्य देशों की तुलना में। लेकिन अगर दूध की बात कीजिएगा तो अन्य देश में जितना दूध हो रहा है उसकी तुलना में हमारे भारत में मात्र 5% दूध है। जानवर 25% है और दूध कितना हो रहा है? 5%, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? उनके आहार में कमी कर देते हैं, है कि नहीं। उनके रुक्षांश में, उनके, है ना, सांद्र पदार्थ में, उनके पेयजल में कमी कर देते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस बात को हम बल्कि लिख देते हैं कि हमारे देश में मवेशियों की संख्या, देखिए, हमारे देश में मवेशियों की जो संख्या है, मवेशियों की संख्या पूरे विश्व के मवेशियों की संख्या के
मवेशियों की संख्या के, है ना, संख्या के कितना है, 25% है। कितना है, 25%। ध्यान से समझिए इस सब मैटर को। 25% है, 25% ही है। लेकिन हमारे देश में, है ना, हमारे देश में, है ना, क्या होता है, दुग्ध उत्पादन के मामले में अगर चलिएगा तो विश्व में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका मात्र 5% है। कितना है, 5% है। तो इसको भी लिख देते हैं, दूध उत्पादन के दूध उत्पादन में, दूध दुग्ध उत्पादन में, है ना, तो दुग्ध उत्पादन में क्या है, दुग्ध उत्पादन पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, है ना, पूरे विश्व के अनुपात में, पूरे विश्व के अनुपात में हमारे देश में सिर्फ कितना परसेंट है, 5% है। कितना परसेंट है, 5% है। तो है कि नहीं कम। इसकी वजह क्या है, तो हमारे देश की गाय औसतन, देखिए हमारे देश की गाय, हमारे देश की गाय औसतन 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन। कितना लीटर दूध, 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन माने देती है ना, देती है। जबकि विदेशों में यह औसत बहुत है ना। यह औसत कितना है, तो एक दिन में लगभग 8 से 11 लीटर तक दूध देती है। 8 से 11 लीटर तक दूध देती है। कितना लीटर दूध देती है, 8 से 11 लीटर दूध देती है। आखिर हमारे देश की गायें इतना कम दूध क्यों देती हैं, आखिर इनका औसत इतना कम क्यों है ना, सोचनीय विषय। तो हाँ है, सोचनीय विषय है। तो इसको हम लिखेंगे कि दूध के औसत उत्पादन कम होने के प्रमुख कारण, दूध के औसत उत्पादन कम होने के कारण, कम होने के कारण क्या क्या कारण है कि नहीं। आखिर कारण क्या है कि हमारे यहां दूध कम हो रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण हमको नजर आता है कि नहीं, कि हम लोगों के यहां जो आहार है वह पर्याप्त मात्रा में है भी नहीं, और आहार भी संपूर्ण नहीं है। पौष्टिक आहार हम लोग संपूर्ण नहीं देते हैं, यानी कि आहार जो है निम्न स्तरीय है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि निम्न स्तर के आहार, निम्न स्तर के आहार, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है इसके, दूसरा कारण क्या है, हरा चारा एवं अन्य पौष्टिक खाद्यान्न की कमी। हरा चारा एवं अन्य पौष्टिक खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, इसको समझ लीजिए। तो तीसरा कारण हो सकता है निम्न स्तरीय देसी नस्ल के दुधारू पशु। हम लोगों के यहाँ जो गाय या भैंस का जो नस्ल है वह निम्न क्वालिटी का है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है कारण कि निम्न स्तरीय, जैसे खिलाइएगा ज्यादा और दूध देगा कम तो औघेगा कि नहीं औघेगा, है कि नहीं। तो ये सब समझिए बात को। निम्न स्तरीय, है ना, देसी नस्ल के, है ना, देसी नस्ल के दुधारू पशु, ये भी एक कारण हो सकता है। और का क्या कारण हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है, तो चौथा देख लीजिए कारण क्या है उन्नत नस्लों के दुधारू पशुओं का अभाव।
उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव, दुधारू पशुओं का अभाव, ये भी हो सकता है। तो दूध के औसत उत्पादन कम होने के ये सब कारण हो सकते हैं। अब देख लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि पशुपालन क्या है। तो पशुपालन के लिए मैंने विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उसके आवास का जिक्र करते हैं, प्रजनन का जिक्र करते हैं, स्वास्थ्य का जिक्र करते हैं। जरा आवास का इसका जिक्र कर लेते हैं कि इन लोगों का आवास कैसा होगा। ये हो गया क्लियर। तो अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं आवास के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? आवास के बारे में। तो देखिए ध्यान से, अब आवास पर तुलना कर लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बोलेंगे कि पशुधनों के लिए उचित आवास का प्रबंध होना बहुत जरूरी है कि नहीं? आवास होना बहुत जरूरी है ना? तो लिखेंगे कि पशुधनों के लिए, पशुधनों के लिए, है ना, क्या है भाई? उचित आवास का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। उचित आवास का प्रबंध होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है भैया। उनका प्रबंध होना बहुत जरूरी है। आवास जो है से कैसा होना चाहिए, आप बताइए? आवास कैसा होना चाहिए? तो आवास स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवास कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। स्वच्छ बोले तो साफ सुथरा, है कि नहीं? और कैसा? सूखा हुआ। कैसा? सूखा हुआ, है ना? कैसा होना चाहिए? सूखा हुआ। तथा हवादार होना चाहिए, तथा हवादार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए, है कि नहीं? अब देख लीजिए, साथ ही कैसा होना चाहिए आवास? अभी देखिए, अभी और जिक्र कर रहे हैं। और आवास कैसा होना चाहिए? तो ये तो महत्वपूर्ण चीज है कि होना चाहिए, है ना? प्रतिकूल मौसम, है ना, प्रतिकूल मौसम उसको मिले, ऐसा होना चाहिए, है ना? प्रतिकूल मौसम के अनुसार होना चाहिए, प्रतिकूल मौसम के अनुसार होना चाहिए। प्रतिकूल मौसम बोले तो ठंडा से बचाव, गर्मी से बचाव, बरसात से बचाव, ये सब होना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनसे क्या होगा? आवास अच्छा नहीं होगा तो रोग उत्पन्न होगा। क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। समझे कि नहीं? तो पशुधनों का, हाँ याद रखिएगा। अब इसमें देखिएगा, मौसम माने मिले, आवास का प्रबंध इस प्रकार से होना चाहिए कि पशुओं में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों तथा भक्षकों से वो सुरक्षित रह सके। प्रतिकूल मौसम के अनुसार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तो और होना चाहिए कैसे, है ना? रोग उत्पन्न करने वाले, और रोग उत्पन्न करने वाले, है ना, रोग उत्पन्न करने वाले जीवों तथा भक्षकों, भक्षक माने इन्हें कि दूसरा कोई जानवर आए मार के खा के चल जाए, है कि नहीं? भक्षकों से सुरक्षित रहना चाहिए, से सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। आवास इस कदर होना चाहिए, है कि नहीं? अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, मवेशियों, मवेशियों माने जानवरों, तो मवेशियों के मल मूत्र भी, मल मूत्र भी, है ना, मल मूत्र कहिए या अन्य गंदगी कहिए, मल मूत्र भी कह सकते हैं या अन्य गंदगी भी कह सकते हैं, या अन्य गंदगी भी लिख सकते हैं। अन्य गंदगी, है ना, जो भी उनका मल मूत्र है या अन्य गंदगी है ना, ये सब चीज इनके आवास से
निकल जाने चाहिए, इनके आवास से क्या होना चाहिए, निकल जाने चाहिए, यानी कि उचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो मवेशियों के मल मूत्र या अन्य गंदगी इनके आवास से निकासी के लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए, समुचित व्यवस्था होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ऐसे आवास इनका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनमें रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रोग, है ना। तो पशुधनों के रोग और उनके सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं। पशुधनों के रोग, और क्या देख सकते हैं? पशुधनों के रोग तथा उनसे सुरक्षा, तो ध्यान से समझिए कैसे होगा, इस बात को समझिए। अच्छा, पशुधन में जो रोग होते हैं, पशुओं में रोग किसकी वजह से होते हैं? तो देखिए, ये हम लिख सकते हैं कि पशुधनों के जो रोग होते हैं वह ज्यादातर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या कवक से होते हैं। कैसे होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक के कारण होते हैं। इन रोगों की वजह से क्या हो जाता है? पशुधन कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और साथ ही जब वो कमजोर होंगे तो दूध उत्पादन की क्षमता में, या जो भी चीज का उत्पादन करते हो उसकी क्षमता में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो लिखेंगे, है ना, कि पशुधनों के रोग ज्यादातर, पशुधनों के रोग ज्यादातर, है ना, ज्यादातर कैसे होते हैं? वायरस, वायरस माने विषाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने जीवाणु, फंजाई, फंजाई माने कवक, है ना, इससे फंजाई के कारण होते हैं। फंजाई के कारण होते हैं। इन रोगों से पशुधन कमजोर हो जाते हैं। इन रोगों से पशुधन क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। पशुधन क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। उत्पादन में कमी हो जाती है, उत्पादन में कमी हो जाती है। आप देख सकते हैं, जरा सा आपके क्लास में चार्ट बनाया हुआ है। आपके क्लास में क्या है? चार्ट बनाया हुआ है। हम भी बना देते हैं, इधर रोग लिख देते हैं। यह जो रोग है, इसके कौन ऐसे कारक है जिनकी वजह से यह होता है? कारक लिख देते हैं, कारक या रोगाणु लिख देते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जरा सा समझिए, जरा सा यहां पर सबसे पहला जो रोग होता है पशुओं में, वह होता है खुर एवं मुंह में। कहां होता है? खुर एवं मुंह के रोग। खुर एवं मुंह के रोग। तो इसके कारक कौन है? तो इसका कारक है वायरस। मुंह और खुर में जो रोग होता है उसको किससे होता है? वायरस से। और इसका लक्षण क्या है? तो अधिक लार बनना, लार अधिक बनना लगेगा जानवर में, लार अधिक बनना। और क्या हो सकते हैं? मुंह एवं खुर में छाला पड़ना, मुंह एवं खुर में छाला पड़ जाना, ये सब लक्षण हैं। तीसरा चीज क्या हो सकता है? भोजन का कमी, भोजन करने की क्षमता घट जाना, भोजन करने की क्षमता घट जाना, मान जानवर कम भोजन करने लगेंगे, है ना, घट जाना। और क्या हो सकता है? सुस्ती हो जाती है उन लोगों में। क्या हो जाती है? सुस्ती हो जाती है। तो पहला रोग हो गया। अब देख लीजिए दूसरा रोग, उन लोगों में होता है चेचक। कौन सी बीमारी होती है? चेचक। चेचक भी किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। लक्षण क्या है? शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं,
दाने हो जाते हैं। तीसरा क्या है, तो इनके अंदर में क्या हो जाता है, क्षय रोग। क्या हो जाता है, क्षय रोग। क्षय रोग का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हो जाता है क्षय रोग। और क्षय रोग में क्या होता है, तो थन, जहां से दूध निकलता है थन, उसको क्या बोलते हैं, थन। तो थन में, आंत में, फेफड़ा में, आंत फेफड़ा क्या हो जाता है, संक्रमित। फेफड़ा क्या हो जाता है ना, संक्रमित हो जाता है। साथ ही संक्रमित ज्वार भी होता है, संक्रमित ज्वार, बुखार उखार भी लग जाता है जानवरों में, ये सब हो जाते हैं। और साथ ही देख लीजिए इसी में, और देख लीजिए, और देख लीजिए चौथा जो रोग होता है वह होता है एंथ्रेक्स। क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग। यह भी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से। कैसे होता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से हो जाता है। बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, शरीर फूलने लगेगा, शरीर का फूलना, शरीर का फूलना। और क्या होता है, बुखार, दूध में कमी कर देता है, दूध में कमी हो जाती है, दूध में कमी। और क्या है रोग इन लोगों के, तो इन लोगों का रोग है रिंगवर्म। रिंगवर्म जब हो जाएगा तो किससे हो जाएगा, कवक से। कवके को बोलते हैं फंजाई से। इसमें खुजली होने लगता है। क्या होने लगता है, खुजली। तो ये सब रोग हो जाते हैं किसमें, पशुओं में। ये आपका चार्ट बनाया हुआ है बुक्स में, जब बुक देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब रोग हो जाते हैं। तो पशुओं में रोग फैलाने वाले जो होते हैं रोगाणु, है ना, वो कहाँ रहते हैं, गंदे जगहों में। कहाँ रहते हैं, गंदे जगहों में। गंदे जगहों में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, नमी वाले जगहों में रहते हैं। और क्या होते हैं, तो ये अस्वास्थ्यकर स्थानों पर आपको ज्यादा मिलेंगे, है कि नहीं, मिलते हैं। और इससे क्या होता है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पशुओं को इन रोगों से अगर बचाना है तो नियमित सफाई की जरूरत है कि नहीं। इनको क्या है, नियमित सफाई की जरूरत है। साथ ही रोगों से बचाव के लिए इन लोगों के लिए भी टीके आते हैं, उस टीके का इस्तेमाल करना है। तो हम लोगों को देखेंगे कि रोग ना हो क्या करें, रोग ना हो क्या करें, क्या करें, रोग ना हो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, है ना। तो रोगाणुओं माने गंदा जो जगह है, गंदे जगह को साफ करना है। गंदे जगह को क्या करना है, साफ करना है। वहां पर अंधेरा नहीं रखना है, अंधेरा नहीं रखना है। और क्या करना है, तीसरा बात, तो तीसरा बात करना है क्या चीज, कि नमी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो और ध्यान समझिए, अस्वास्थ्यकर जगह ना होना चाहिए। आसपास में भी गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। आसपास में भी क्या, गंदगी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब क्या क्या चाहिए, चाहिए में देख लीजिए, पशुओं की नियमित सफाई, पशुओं की नियमित सफाई, नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है। समय समय पर टीका लगवाना, समय समय पर टीका लगवाना जरूरी है, टीका लगवाना जरूरी है। तो इन सबों से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, समझे कि नहीं। अब यहां पर हम लोग पशुओं के बारे में छोड़ देते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक आते हैं जिसका नाम है कुक्कुट पालन। क्या नाम है, कुक्कुट पालन। तो अब जरा सा देख लेते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन समझ लीजिए। कुक्कुट पालन का मतलब क्या चीज, मुर्गा मुर्गी बतख बतखी यही सब ना होगा जी, उसी को ना कुक्कुट बोलते हैं जी, है कि नहीं। तो कुक्कुट हम लोग क्या क्यों पालते हैं, आर्थिक लाभ के लिए। किसके लिए, आर्थिक लाभ के लिए।
है कि नहीं। तो आपसे कोई पूछा है कुक्कुट पालन कहते किसको है, तो लिखेंगे कि आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, है कि नहीं, आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन, कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है, समझे कि नहीं। अब देख लीजिएगा इसमें हम लोग, जैसे हम लोग कुक्कुट का मतलब क्या हो गया, मुर्गा मुर्गी हो गया। तो मुर्गा मुर्गी क्यों पालते हैं, या तो मांस की प्राप्ति के लिए, नहीं तो अंडा की प्राप्ति के लिए। तो दो प्रकार के मुर्गा मुर्गी हो जाते हैं। जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसको क्या कहेंगे, तो उसको लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेयर। और जिसमें मांस बढ़िया हो, मांस ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉलर। क्या बोलते हैं, ब्रॉलर। तो लिखेंगे अंडे देने वाली मुर्गी को क्या बोलते हैं, लेयर, लेयर कहते हैं, लेयर कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, मान लेयर। और मांस देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, ब्रॉलर। क्या कहते हैं, ब्रॉलर। या हमको कम समय में ज्यादा अंडा ज्यादा मांस के उत्पादन हो, उसके लिए क्या है, नस्ल सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत में जो मुर्गे मुर्गियां होती हैं उनकी कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, विदेशी में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, और दोनों को मिला करके जो संकर नस्ल बनाते हैं वो कौन सी नस्ल है। तो तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देसी नस्ल की मुर्गियों के बारे में पढ़ लीजिए पहले। देसी नस्ल की मुर्गियां, तो देसी नस्ल की मुर्गियां समझ लीजिए क्या क्या नाम है इनका। तो इसमें आता है असील, असील नाम के है जो देसी है। बसरा, कोचिन, बसरा है, कोचिन है, ये सब मुर्गियों के नाम है, नस्ल के नाम है। कोचिन है, ब्रह्मा भी एगो के नाम है, बताइए तो है कि नहीं, ब्रह्मा नाम के भी है ना। चिटगांव है, क्या है, चिटगांव है। और क्या है, नस्ल का नाम है धाधुस है। क्या है, धाधुस। ये सब देसी नस्ल हो गया। अब विदेशी नस्लों के बारे में समझ लीजिए। विदेशी नस्ल की मुर्गियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो उसमें आता है व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, समझ में आ रही है बात ना। रॉक एस्ट्रोलॉट है ना, क्या बोले हम लोग, रॉक एस्ट्रोलॉट, ये सब विदेशी नस्ल का नाम है कि नहीं। और क्या है, ससेक्स, क्या नाम है, ससेक्स। सर और कोई नाम है तो हाँ है, ब्लैक मेनार्को, ब्लैक मेनार्को, ये सब क्या है, विदेशी नस्ल का नाम है कि नहीं। राइड आइलैंड रेड, रॉड आइलैंड रेड, ये सब विदेशी नस्ल के नाम है। और इन्हीं दोनों से जो संकर करवाए हम, तो संकर नस्ल हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया संकर नस्ल में। तो संकर नस्ल में देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ILS 82, एक का नाम क्या है, ILS 82, एक के नाम है B77, और एक का नाम है क्या क्या चीज, HH 260। ये जो है एक वर्ष में 200 अंडा देते हैं, 200 अंडे प्रति वर्ष। ई वाला जो मुर्गिया है ना, ये 260 अंडा प्रति वर्ष देगा, 260 अंडा प्रति वर्ष ये देता है। कितना अंडा देता है, 260 अंडा प्रति वर्ष। साथ ही इनमें फायदा क्या है, देखिए संकर नस्ल में कम खाएगी, कम भोजन, ज्यादा उत्पादन, कम भोजन ज्यादा उत्पादन, अंडा भी ज्यादा देगी, मांस भी ज्यादा देगी, अब मरेगी भी कम, मृत्यु भी कम, मृत्यु भी कम। देखिए संकर नस्ल कहां तैयार किए जाते हैं, उड़ीसा में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, है ना। कहां कहां, उड़ीसा की राजधानी कहां है, भुवनेश्वर में, मुंबई में और चंडीगढ़ में संकर नस्ल तैयार किया जाता है। वहां विदेशी और देसी नस्लों को है ना क्रॉस प्रोडक्ट करवा करके ये सब मुर्गियां बनाई जाती हैं।
क्लियर हो गया? तो अब हम लोग लिख देते हैं कुकुटों का आवास। क्या लिखेंगे? कुकुटों का आवास। अब जरा सा पढ़ लेते हैं, कुकुटों का आवास। कुकुट का आवास कैसा होना चाहिए आप बताइए हमको। तो उचित आवास आवश्यक है। उचित आवास क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है ना जी? बोल नहीं कर रहा है। उचित आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ उसमें सुव्यवस्थित होना चाहिए, है कि नहीं? और इस प्रकार होना चाहिए, है ना? आवास बोले तो, आवास बोले तो वर्षा, ठंड, गर्मी से बचाव। गर्मी से बचाव, साथ ही और क्या होना चाहिए? गर्मी से बचाव वाला होना चाहिए। साथ ही, है ना, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। आवास कैसा होना चाहिए? जहां पे पर्याप्त स्थान हो। पर्याप्त क्या हो? स्थान हो। बहुत बढ़िया स्थान हो। पर्याप्त स्थान होने बहुत जरूरी है कि नहीं? अब देख लीजिए क्या है। देखिए आवास पर्याप्त का मतलब समझ लीजिए। अगर चूजा है, चूजा है तो कम स्थान में भी, कम स्थान में भी बहुत रह सकती है, बहुत रह सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी हो गई, बड़ी होने पर जगह ज्यादा चाहिए। जगह क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये 60 से 70 दिन में तो तैयार हो जाते हैं। कितना दिन में तैयार हो जाते हैं? 60 से 70 दिन में तैयार हो जाते हैं। समझे कि नहीं? तो इस बात को समझिएगा। आवास कैसा होना चाहिए? जहां नियमित सफाई हो, नियमित सफाई हो। कैसा हो? नियमित सफाई हो जानी चाहिए। पीने का पानी का प्रबंध हो, पीने का पानी का समुचित प्रबंध हो। क्या हो? समुचित प्रबंध हो। पीने का पानी का क्या हो? समुचित प्रबंध हो। फर्श कैसा होना चाहिए? तो फर्श पक्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और आवास कैसा हो? तो लोहे के पिंजरे की दीवार हो, पिंजरे की तरह दीवार हो, पिंजरे की तरह दीवार हो या ईंट की दीवार हो, ईंट की दीवार हो। क्यों भाई? ताकि ताकि अन्य जीवों से यह सुरक्षित रहे, अन्य जीवों से यह सुरक्षित रह सके, सुरक्षित रह सके। आ गया समझ में इनका आवास? अब हम लोग देख लेंगे कुकुटों का आहार क्या होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुकुटों का आहार। लिख दे, कुकुटों का आहार। कुकुटों का आहार, इस पर हम लोग बात कर लें। कुकुट का आहार बोले तो, है ना, तो इनकी वृद्धि के लिए आहार बहुत जरूरी है। कुकुटों का आहार क्यों जरूरी है? वृद्धि के लिए। किसके लिए? वृद्धि के लिए आहार बहुत जरूरी है। तो इनके आहार में क्या चाहिए? वैसा आहार, वैसा आहार जो पौष्टिक हो। जो क्या हो? पौष्टिक हो। पौष्टिक हो का मतलब क्या? उसमें क्या क्या चीज चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। क्या चाहिए? वसा। और क्या चाहिए? खनिज। क्या चाहिए? खनिज। और क्या चाहिए? विटामिन। और क्या चाहिए? जल। क्या चाहिए? जल। ये तो बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बताइए जरा जरा सा। तो भाई मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? वो क्या खाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? तो देखिए मकई, मकई, चावल की भूसी, चावल की भूसी। और क्या दीजिएगा? गेहूं, चोकर, मक्का, गेहूं, चोकर, मक्का, ईटीसी दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट।
क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के लिए इनको क्या चाहिए? देखिए दलहन चाहिए, दाल जितना होगा उसका टुकड़ा करके दे दीजिए, दलहन को मिक्स करके दे दीजिए, क्या दे दीजिए? दलहन। और क्या चाहिए? दूध से कोई बना आहार दे दीजिए इन लोगों को, दूध से बना आहार वो भी आप खिला सकते हैं प्रोटीन के लिए। और क्या चाहिए, है ना? तो मांस मछली को एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर करके भी दे दीजिए, छोटा छोटा कर करके। मांस मछली भी अगर ये लोग खा लेते हैं, है कि नहीं? मांस मछली की भी जरूरत है, समझे कि नहीं? और वसा के लिए, तो वसा के लिए तो ये सब खाएगा तो हो जाएगा, दोनों दोनों चीज में से हो जाएगा, दोनों चीज खाएगा तो वसा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना? खनिज में क्या चाहिए? तो देखिए भैया नमक भी चाहिए इनको। और क्या चाहिए? देखिए उनका जो अंडा होता है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या चाहिए? पत्थर का चूर्ण। क्या चाहिए? पत्थर का चूर्ण, मैंने पिसा हुआ पत्थर खाएगी तो उससे ये कर लेगा। या और क्या चाहिए? तो इनको हम लोग बोन मिल कह सकते हैं, बोन मिल, पत्थर वाला जो होता है ना वो पिसा हुआ एकदम, बोन मिल चाहिए। विटामिन के लिए इनको क्या चाहिए? साग सब्जी। क्या चाहिए? साग सब्जी। साग सब्जी का जो होगा वो दे दीजिए। जल, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल चाहिए। क्या चाहिए? स्वच्छ जल जरूरी है ना जी? तो ये सब जरूरी है जो इनको चाहिए। अब देख लीजिए कुक्कुटों में जो रोग होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इसको जरा सा समझ लीजिए, समझे कि नहीं? कुक्कुटों के रोग, कुक्कुटों के रोग के बारे में पढ़ लीजिए। कुक्कुटों को रोग, तो इनका जो रोग होता है वह क्या चीज से होगा? वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से होता है। कैसे हो सकता है? बैक्टीरिया से हो सकता है कि नहीं? फंजाई से हो सकता है। कैसे? फंजाई से भी हो सकता है, परजीवियों से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? परजीवियों से भी हो सकता है। सबसे बड़ा इनकी जो बीमारी है, जो रोग है, उस रोग का नाम क्या है? रोग का नाम क्या है? रोग का नाम, इनका सबसे ज्यादा जो बीमारी वाला नाम है उसका नाम है रानीखेत। क्या नाम है इसका? रानीखेत। रानीखेत किसका नाम है? बीमारी का। ये कैसे होता है? वायरस से। ये कैसे होता है? वायरस से। कैसे होता है? वायरस से, समझे कि नहीं? और इनका एक और दूसरा जो होता है रोग, उसका नाम क्या है बताइए तो? हैजा। क्या नाम है? हैजा। हैजा भी किससे होता है? वायरस से, है ना? वायरस से होगा, समझे कि नहीं? तो ये दोनों बीमारियां होती हैं। और इनके लक्षण क्या हो जाएंगे? तो जब बीमारी होगी तो लक्षण, भोजन कम कर देंगे, भोजन कम कर देंगे, बदबूदार पैखाना करेंगे, बदबूदार पैखाना करेंगे, पतला दस्त होगा, माने पतला होगा, लैट्रिन कैसा होगा इन लोगों का? पतला होगा, समझे कि नहीं? तो ये सब टाइप की बीमारी हो जाती है। और ये सब टाइप की बीमारी हो जाती है। और क्या चीज होता है, समझे कि नहीं? देखिए अब इस बात को समझिए, अब एक और मैटर समझिए। अगर इनका चाहते हैं कि बीमारी ना हो, बीमारी ना हो तो क्या करें? बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी से बचाव के लिए, है ना, आवास की नियमित सफाई। पहला क्या है जरूरी? आवास की नियमित सफाई जरूरी है। आवास की क्या चाहिए? नियमित सफाई। आवास की क्या चाहिए? नियमित सफाई। रोगाणुनाशी रसायनों का छिड़काव, रोगाणुनाशी रसायनों का छिड़काव, छिड़काव ये महंगा पड़ेगा। टीका भी लगाया जा सकता है, टीका भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये महंगा है ना भैया। 60 दिन में तो मुर्गा मुर्गी तैयार हो जाती है कि नहीं? आप लोग तो खूब देखते होंगे जहां मुर्गी पलाता है 60 दिन में तैयार हो जाता है, तो 60 दिन में टीका लगाते चलिएगा, जो जितना है सब रोगी दुखी उधर खाओ पियो सब, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इसको हम लोग बीमारी से क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात?
अब हम लोग देख लेते हैं मत्स्य पालन। क्या पढ़ लेते हैं? मत्स्य पालन। समझ में आ रही है बात? तो जरा सा मत्स्य पालन देख लेते हैं, आगे बढ़े। चलिए मत्स्य आप लोग है ना जी? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन किसे कहेंगे? सबसे पहले मत्स्य पालन देख लीजिए किसको कहते हैं। मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन। उत्पादन भी करना है, प्रबंधन भी करना है, क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है। मत्स्य पालन कहलाता है। आ गया समझ में? क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है। दो तरह के मछली होती है। मछली कितना तरह का होता है? दो तरह का। मछली कितना तरह का? दो तरह का। एक तो होता है वास्तविक, एक कैसा मछली होता है? वास्तविक मछली। कैसा मछली? वास्तविक मछली। और दूसरा जो मछली होता है उसको हम लोग कहते हैं कवकीय मछली। कौन सी मछली? कवकीय मछली। ध्यान से समझिएगा। वास्तविक मछली है जो है जिसमें पंख होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? पंख, जो मछली आप लोग रगड़ खाते हैं पूरा। और कवकीय मछली में कौन चीज आता है? तो झींगा वगैरह आता है, झींगा, केकड़ा, समझे कि नहीं? ये सब जो हो गया से कवकीय मछली टाइप का हो गया। ये सब मछली, केकड़ा को हम लोग मछली थोड़ी कहते हैं, लेकिन है इसमें लिखा हुआ तो पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए एक और चीज आएगा पढ़ने के लिए, जलीय संवर्धन। क्या आएगा? जलीय संवर्धन। जलीय संवर्धन किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे भी हो या जंतु भी हो, उसका उत्पादन ही जलीय संवर्धन कहलाता है। जलीय पौधे है ना, जलीय पौधे तथा जंतु, जलीय पौधे तथा जंतु का उत्पादन, जंतु का उत्पादन क्या कहलाता है? जलीय संवर्धन कहलाता है। जलीय संवर्धन कहलाता है। जलीय संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जलीय संवर्धन कहलाता है। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए मत्स्य उत्पादन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मत्स्य उत्पादन। अब क्या पढ़ लेते हैं? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य लिखा गया, मत्स्य उत्पादन। देख लीजिए मत्स्य उत्पादन क्या है? हमारे देश में मछली क्या है? भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख लेते हैं। हमारे देश में, लिखते जाइए, हमारे देश में मछली भोजन का प्रमुख स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्रमुख स्रोत है। इसको कम में नहीं आकिएगा, इस बहुत लोग खाते हैं, समझे कि नहीं? प्रमुख स्रोत है। इनमें पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त इससे हम लोगों को क्या मिलता है? इससे पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त अतिरिक्त आप लोगों को क्या मिल जाता है? तेल, उर्वरक जैसे अन्य पदार्थ भी मिलते हैं। अतिरिक्त हमें तेल, क्या चीज? तेल, और क्या बोले? उर्वरक जैसे, उर्वरक जैसे क्या मिल जाते हैं? अन्य उपयोगी पदार्थ मिल जाते हैं। अन्य उपयोगी पदार्थ क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अन्य उपयोगी पदार्थ हम लोगों को मिल जाते हैं। समझे कि नहीं? और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, लिखिए कि मछली या अन्य खाद्य पदार्थ, माने झींगा वगैरह सब, मछली या है ना क्या अन्य खाद्य पदार्थ, अन्य खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? झींगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? झींगा, केकड़ा, क्या बोल रहे हैं? झींगा, केकड़ा, है ना, महाचिंगट, क्या बोल रहे हैं? महाचिंगट, है ना, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन के क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं।
ये सब क्या है हम लोगों को, है ना, इनसे क्या चीज मिल जाता है, प्रोटीन। क्या मिल जाता है, प्रोटीन, है ना। मानव शरीर को बढ़ाने की क्षमता तथा सुपाच्य होने के कारण मानव शरीर के वृद्धि के लिए, है ना, मानव शरीर के वृद्धि के लिए, है ना, मानव शरीर के वृद्धि के लिए तथा सुपाच्य होने की वजह से, तथा सुपाच्य होने की वजह से, है ना, वजह से हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में मछली का विशेष महत्व है ना, वजह से, है ना, वजह से क्या लिखे, मानव शरीर की वृद्धि के लिए तथा सुपाच्य होने की वजह से यह मानव के लिए महत्वपूर्ण भोजन के रूप में है, महत्वपूर्ण भोजन के रूप में है। आया समझ में, महत्वपूर्ण भोजन के रूप में है। अब एक चीज और ध्यान समझिए, मछलियों के यकृत से जो प्राप्त तेल होता है ना, मछली का जो लीवर होता है यकृत, उससे जो तेल की प्राप्ति होती है उसका औषधिक महत्व भी है। औषधि में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, समझे कि नहीं। तो इस बात को लिख देते हैं कि मछलियों के यकृत से प्राप्त तेल का औषधिक महत्व भी है, औषधिक महत्व भी है। आ गया समझ में। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ मत्स्य उत्पादन देख लिए, बाकी अब कल पढ़ाएंगे क्योंकि समय हो चुका है कि नहीं। तो अभी आप लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे खाद्य संसाधन पशु, और उसका हम लोगों ने आज सेकेंड पार्ट समाप्त किया। एक पार्ट और बना देंगे ताकि आप लोगों का सभी के सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको मजा आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं